नमस्कार, मैं सुनीता गुदारा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक में आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग के प्रमुख कवि एवं उसकी रचनाएं पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग का गद्य साहित्य। तो सबसे पहले हम भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो इस समय जो रचनाएं लिखी गई थी उनकी क्या विशेषता थी, यानी भारतेंदु युग में विषय की विविधता तो आई, लेकिन किन किन विषयों पर रचनाएं लिखी जाने लगी उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले प्रवृत्ति है भारतेंदु युग की राष्ट्रीय भावना। क्योंकि हमारा देश उस समय विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित था, तो भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने के लिए भारतेंदु युग के कवियों ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं हैं और गद्य साहित्य है वो लिखा। उसके बाद आता है समाज की दुर्दशा का चित्रण। उस समय विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां हैं वो चल रही थी। इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए भारतेंदु युग के लेखकों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके अलावा इस युग में भक्ति भावना से संबंधित रचनाएं हैं वो लिखी गई और श्रृंगारिकता से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी उस समय हो रहा था, तो शिक्षित समाज पर उसका प्रभाव पड़ा। तो भारत में राष्ट्रीय और सामाजिक सोच है वो विकसित हुई और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता थी। और भारतेंदु इसी प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि थे और इन्होंने और इनके साथियों ने निबंधों, नाटकों और भाषणों के माध्यम से जागरण का संदेश दिया। भारतेंदुकालीन साहित्य सांस्कृतिक जागरण का साहित्य है। इस युग में गद्य की लगभग सभी विधाओं में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना आदि सभी का विकास हुआ और उस पर लेखन हुआ। हिंदी गद्य साहित्य में सबसे पहला स्थान है नाटक का, और हिंदी नाटकों का आरंभ है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। लेकिन इससे पूर्व भी बहुत सारे नाटक हैं वो लिखे गए, लेकिन उनमें नाटकीय तत्वों का अभाव था, तो उन्हें नाटक नहीं ठहराया जा सकता। वे कुछ नाटक हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक जो 1610 ईस्वी में लिखा गया। नेवाज, इनका नाटक है शकुंतला जो 1680 में लिखा गया। और विश्वनाथ सिंह का है आनंद रघुनंदन जो 1700 ईस्वी में लिखा गया। लेकिन इनमें जैसा कि पहले बताया नाटकीय तत्वों का अभाव है, तो इन्हें नाटक नहीं माना जा सकता। इसके पश्चात भारतेंदु के पिताजी गोपाल चंद्र गिरधरदास जी ने नहुस जो 1857 में लिखा गया है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। और गणेश कवि ने भी प्रद्युम्न विजय नाटक है वो 1863 ईस्वी में लिखा, जो पद्यबद्ध है और संस्कृत नाटक का अनुवाद था। पद्यबद्ध का अर्थ होता है यह नाटक जो है वो काव्य रूप में रचा गया था, और यह गणेश कवि का खुद का नाटक न होकर संस्कृत नाटक का अनुवाद इन्होंने किया था। उसके बाद आता है शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का जानकी मंगल नाटक जो 1868 में लिखा गया था, और इसकी भाषा जो है वो परिमार्जित खड़ी बोली है। खड़ी बोली यानी हिंदी है, शुद्ध भाषा खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अब हम पढ़ते हैं भारतेंदु जी के नाटक
भारतेंदु जी ने अनुदित और मौलिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे। अनुदित का अर्थ है किसी दूसरी भाषा के नाटक का अनुवाद हिंदी में करना, यानी भारतेंदु जी ने बहुत सारे संस्कृत नाटक, बंगला भाषा के नाटकों का हिंदी में रूपांतरण किया। और इन्होंने मौलिक नाटक का अर्थ होता है खुद जिन्होंने नाटक लिखे हैं, वो मौलिक नाटक कहलाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं भारतेंदु जी के सबसे पहले अनुदित नाटक। सबसे पहला नाम आता है विद्या सुंदर, जो इन्होंने 1868 ईस्वी में लिखा है। ये संस्कृत का नाटक था चोर पंचासी का, जिसका इन्होंने बंगला संस्करण का हिंदी रूपांतरण किया है। आपको सिर्फ नाटक के नाम याद रखने हैं, इसके सन चाहे आप ना याद रखो। इसके अतिरिक्त दूसरा इनका नाटक है रत्नावली, और जो संस्कृत से इन्होंने अनुवाद किया है। तीसरा है पाखंड विडंबन, ये कृष्ण कवि द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक का हिंदी अनुवाद है। उसके बाद आता है धनंजय विजय, जो कांचन कवि का संस्कृत नाटक था, उसका हिंदी अनुवाद किया। कर्पूर मंजरी, जो कांचन कवि का संस्कृत नाटक था, जिसका इन्होंने अनुवाद किया। भारत जननी 1877 में गीति नाट्य है। मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का हिंदी अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1873 ईस्वी में इन्होंने लिखा। अब ये तो हैं इनके अनुदित नाटक। अब इनके अनुदित नाटकों की हम ट्रिक देखते हैं, कैसे आप याद कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक है विद्या रतन पा धन मुद्रा का भार दुर्लभ है। विद्या का अर्थ है विद्या सुंदर, रतन का अर्थ है रत्नावली, पा का अर्थ है पाखंड विडंबन, धन का अर्थ है धनंजय विजय, मुद्रा का अर्थ है मुद्रा राक्षस, का अर्थ है कर्पूर मंजरी, और भार का अर्थ है भारत जननी, और दुर्लभ का अर्थ है दुर्लभ बंधु। अब हम इनके मौलिक नाटक देखते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। बस जो चीज़ मैं बता रही हूँ बस वो ही आपको याद करने हैं। इनका मौलिक नाटक है सत्य हरीशचंद्र, 1875 में इन्होंने लिखा। श्री चंद्रावली नाटिका 1876 में लिखा। विशस्य विषमोषधम 1876 में लिखा। भारत दुर्दशा 1880 में। नील देवी, नीला देवी नहीं है ये, नील देवी है 1881 में। अंधेरी नगरी 1881 में। सती प्रताप 1883 में, और प्रेम जोगिनी 1875 में इन्होंने नाटक लिखे। अब हम इसकी ट्रिक जानते हैं। इसकी ट्रिक है सत्य श्री विभानी को अंधेरे में सती का प्रेम भा गया। अब इसमें सत्य का अर्थ है सत्य हरीशचंद्र, श्री का अर्थ है श्री चंद्रावली नाटिका, वी का अर्थ है विशस्य विषमोषधम, भा का अर्थ है भार दुर्दशा, नी का अर्थ है नील देवी, अंधेरे का अर्थ है अंधेरी नगरी, और सती का अर्थ है सती प्रताप, और प्रेम का अर्थ है प्रेम योगिनी। तो अब हम जानते हैं कि इस काल में पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमानी और समसामयिक समस्याओं को लेकर नाटक लिखे गए। ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं वो जानते हैं हम। तो भारतेंदु का जो नील देवी नाटक है वो ऐतिहासिक नाटक है, और लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौड़ जो नाटक है ऐतिहासिक नाटक है। राधा कृष्ण दास का महाराणा प्रताप ऐतिहासिक नाटक है। ये तो हो गए ऐतिहासिक नाटक। अब हम देखते हैं रोमानी नाटक कौन कौन से हैं। जो मुख्य नाटक हैं वो ही आपको बता रही हूँ। लाला श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी और ताप्ता सैवरण, ये रोमानी नाटक हैं। किशोरीलाल गोस्वामी का परिणयनी परिणय और मयंक मंजरी, ये रोमानी नाटक हैं। इनका लाला श्रीनिवास दास का जो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब समसामयिक जो उस समय नाटक लिखे गए थे समसामयिक समस्याओं पर, वो है भारतेंदु जी का भारत दुर्दशा, बाल कृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष, और अंबिका दत्त व्यास का है भारत सौभाग्य, और राधा कृष्ण दास का है दुखिनी बाला, और गोपाल राम का गहमरी का है देश दशा।
ये समसामयिक समस्याओं पर लिखे गए नाटक हैं। अब पढ़ते हैं उपन्यास। उपन्यास हमने जो है वो अंग्रेजी या पाश्चात्य सभ्यता से हमने उपन्यास लिखना है वो सीखा था। तो सबसे पहला अंग्रेजी ढंग का जो मौलिक उपन्यास है वो है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, जो 1892 ईस्वी में लिखा गया है। इसके पहले भी कई उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे श्रद्धाराम फुलेरी का है भाग्यवती, और जो एक लघु सामाजिक उपन्यास है। इस युग के उपन्यासकारों में लाला श्रीनिवास दास, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, राधा कृष्ण दास, लज्जाराम शर्मा, देवकी नंदन खत्री और गोपाल राम गहमरी प्रमुख हैं। अब भारतेंदु काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलस्मी अय्यारी और जासूसी और रोमानी उपन्यासों की रचना खूब हुई। अब हम जानते हैं कि जो सामाजिक उपन्यास लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है श्रद्धाराम फुलेरी का भाग्यवती उपन्यास, जो सामाजिक उपन्यास है। उसके बाद आता है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास। उसके बाद है बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास, जो सामाजिक उपन्यास हैं। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। उसके बाद है राधा कृष्ण दास के सामाजिक उपन्यास, जिसमें आते हैं निसहाय हिंदू, और लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, जो सामाजिक उपन्यास है। इसके अलावा किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, जो विशेष उल्लेखनीय है। अब हम जानते हैं तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास। तिलिस्मी उपन्यास वो होते हैं जिसमें अदृश्य शक्तियों आदि को दिखाया जाता है। कभी कोई गायब हो गया और जैसे शक्तियों के द्वारा वो आपस में लड़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है देवकी नंदन खत्री। इन्होंने तिलिस्मी उपन्यास हैं वो लिखे थे। इनके तिलिस्मी उपन्यास कौन कौन से हैं? चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति। ये दो उपन्यास ऐसे हैं जिनको देखने के लिए या जिनको पढ़ने के लिए अहिंदी भाषी जो लोग थे, जिनको हिंदी नहीं आती थी, उन्होंने हिंदी सीखी थी। नरेंद्र मोहिनी और वीरेंद्र वीर और कुसुम कुमारी, ये भी इनके तिलिस्मी उपन्यास हैं। और हरे कृष्ण जौहर का कुसुमलता उपन्यास है, वो भी इसी श्रेणी में आता है। अब इस युग में सर्वप्रधान उपन्यास लेखक हैं वो किशोरीलाल गोस्वामी को माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं कहानी। इस युग में जो कहानियाँ लिखी गई है वो कलात्मक कहानियाँ नहीं हैं। कहानी के नाम पर कुछ प्रकाशित संग्रह प्राप्त होते हैं, जैसे मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित है मनोहर कहानी। ये एक संग्रह है। 1880 में संकलित 100 कहानियाँ, यानी इसमें 100 कहानियाँ हैं। अंबिका दत्त व्यास का है कथा कुसुम कालिका, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है वामा मनोरंजन, और चंडी प्रसाद सिंह का है हास्य रतन। वस्तुतः ये लोक प्रचलित और इतिहास पुराण कथित शिक्षा नीति या हास्य प्रधान कथाएं हैं, यानी इसमें इतिहास और पुराण से संबंधित विषय हैं, या ये हास्य यानी हंसी मजाक से युक्त कहानियां हैं वो लिखी गई हैं, जिन्हें जो तत्कालिक लेखक थे उन्होंने स्वयं लिखकर या किसी अन्य से लिखवा करके इनको संपादित किया था। अब भारतेंदु युग में जो सबसे ज़्यादा सफलता जिस लेखन में मिली थी वो था निबंध लेखन, और निबंध का संबंध जो है वो पत्र पत्रिकाओं से साथ था। तो पत्र पत्रिकाओं में वो क्या है, अपने भावों और विचारों को निबंध के रूप में लिख देते थे। इस युग में राजनीति, समाज सुधार, धर्म अध्यात्म, आर्थिक दुर्दशा, अतीत का गौरव, महापुरुषों की जीवनियाँ आदि विषयों पर निबंध लिखे गए थे। तो इस युग के लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध विद्या को खूब समृद्ध किया था, और इसमें जो सबसे ज़्यादा निबंध लिखने वाले या जिनका नाम प्रसिद्ध है वो बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र हैं, जिन्होंने हिंदी गद्य को समृद्ध बनाया। रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील और प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु हरीशचंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, काशीनाथ खत्री। इन सभी निबंधकारों ने
बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। जैसे भारतेंदु ने हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका निकाली, बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाली, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका निकाली और श्रीनिवास दास ने सदादर्श पत्रिका निकाली और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु पत्रिका का संपादन किया। और इस युग के जो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने सामयिक समस्याओं पर, यानी जो समसामयिक समस्याएं थी उन पर निबंध लिखे थे। उसमें निबंध हैं इनके बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, कृषकों की दुरावस्था, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा महत्व, महिला स्वातंत्र्य, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनोभावों से संबंधित भी निबंध लिखे। मन के जो भाव होते हैं उन पर भी उन्होंने निबंध लिखे थे। इस युग में जो निबंध लिखे गए हैं वो किस प्रकार के हैं, तो वो हैं विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक, कथात्मक, इतिवृत्तात्मक, अनुसंधानात्मक, भाषण आदि शैली में निबंध लिखे गए हैं। यानी ये निबंधों की शैलियां हैं। अब हम जानते हैं भारतेंदु युग में जो आलोचनाएं लिखी गई हैं। तो भारतेंदु युग में हिंदी आलोचना का आरंभ भी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ। हिंदी प्रदीप जो पत्र है बालकृष्ण भट्ट का, एक ऐसा पत्र था जो गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित करता था। आलोचना का क्या अर्थ होता है कि किसी अन्य की जो रचना लिखी हुई है उसमें क्या कमियां हैं, उसमें क्या गुण हैं, क्या दोष है, उन्हीं को बताना ही क्या कहलाता है, आलोचना कहलाता है। और इस समय की जो आलोचनाएं लिखी गई थी वो किसी पुस्तक के रूप में सुरक्षित न होकर के पत्र पत्रिकाओं के रूप में ही सुरक्षित थी। अब इस क्रम में जो आलोचना लिखने में सबसे पहला जो उल्लेखनीय नाम आता है वो आता है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का। इन्होंने लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता के अनुवादों की विस्तृत आलोचना आनंद कादम्बिनी में की है। यानी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन का आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है इसमें इन्होंने लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह कृत बंग विजेता जो इनके अनुवाद हैं इनकी इन्होंने आलोचना की। और बालकृष्ण भट्ट और बाल मुकुंद गुप्त ने भी इसी तरह से आगे अपनी पत्रिकाओं में आलोचनाएं की है। और बालकृष्ण भट्ट जी ने नील देवी जो भारतेंदु का उपन्यास है और परीक्षा गुरु और संयोगिता स्वयंवर एकांतवासी योगी, इन सभी पर इन्होंने अपनी आलोचनाएं लिखी। और कौन सी पत्रिका में लिखी? हिंदी प्रदीप में लिखी। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखी आलोचनाएं भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतेंदु युग के गद्य साहित्यकारों का महत्व और योगदान कितना अधिक है। और इस युग में हिंदी प्रदेश में आधुनिक जीवन चेतना का उन्मेष हुआ और हिंदी गद्य की प्राय सभी विद्याओं में रचनाएं हैं वो लिखी जाने लगी। और भारतेंदु काल का साहित्य व्यापक जागरण का संदेश लेकर आया और इसने हिंदी भाषा के स्वरूप के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।